हम लोग पर यूनिट सिस्टम पहले तो पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू होता है। तो यही जो रहता है वो यहाँ पे z इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय एस। तो z जो है वो एक्चुअली वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस है। वी स्क्वायर मतलब 2v होगा और यहाँ पे आए तो हमको पता है कि v बाय आई इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। तो वही एनालॉगस टू z है। सिंगल फेज में जो बेस करंट होता है एस इज इक्वल टू वी आई हो गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू एस बाई वी। थ्री फेज में क्या होता है, एस इज इक्वल टू रूट थ्री वी आई होता है। आई का वैल्यू ये हो जाएगा। अभी आर पर यूनिट अगर निकालना है हमको तो आर ओम एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई ये बेस का वैल्यू जो यहाँ पे निकला है। एक्स भी वैसे ही निकलेगा और जेड भी वैसे ही निकलेगा, ठीक है। ये जेड न्यू का फॉर्मूला है, जेड ओल्ड इंटू एम न्यू और यहाँ पे फिर के वी ओल्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ 20 के वी इतना ट्रांसफार्मर ऑन एच वी साइड। तो पर यूनिट इम्पिडेंस रेफर टू एल वी साइड क्या होगा, तो पर यूनिट इम्पिडेंस ये है, ये सेम होता है एच वी और एल वी में, ठीक है। ये सेम होता है। ये क्वेश्चन में दिया कि पर यूनिट इम्पिडेंस यहाँ पे 0.8 है और इतना ये सब है। तो ये जो है ये एच वी साइड केस में दिया है, तो हमको इम्पिडेंस निकालना है रेफर टू द एल वी साइड, ठीक है। तो पर यूनिट तो वो तो सेम होगा, पहले बात तो 0.8 सेकेंडरी का भी रहेगा। तो यहाँ पे ये भी के वी में दिया है और ये के वी में है। तो ये वाला जो फार्मूला था के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के वी इंटू 1000, उसको लगा के हम लोग ये जेड बेस निकालेंगे और ये एल वी के हिसाब से निकल रहे हैं। तो ये कितना निकल गया, 2000 किलो ओम निकल गया, ठीक है। तो ये 2000 जो है इसको यूज़ करेंगे, इसमें 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है कि पहले से एडजस्ट कर दिया है वो के वी ए जो था ऊपर का, तो उसका स्क्वायर होने वाला था। तो वो क्या होता कि 10⁻6 हो जाता और नीचे के वी था 10⁻³ है, तो उसका एक्स्ट्रा वाला ये अलग से निकाल के रख दिया है। लेकिन एम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब ये दोनों के वी में रहेगा, तो ही 1000 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे दिया है कि पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ 20 MVA ये के वी में है सिंगल फेज। एच वी के इसमें 0.8 है, तो रेफर टू एच वी क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी यहाँ पर कोई भी 1000 वगैरह मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एक एम में है और दूसरा क्या है के वी में है। यहाँ पर भी जैसे एक एम में और एक के वी में था, ठीक है। तो आगे अभी इसको सॉल्व किया है, ये 200 के वी किलो ओम निकल गया, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देने से आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे पर यूनिट इम्पिडेंस इतना दिया हुआ है, के वी में है और ये वोल्टेज में है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है रेफर टू एच वी साइड निकालना है। तो एच वी साइड अगर निकालना है, पहले जेड बेस निकालेंगे एच वी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि वोल्टेज का स्क्वायर 2000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 के वी यहाँ 10⁻³ ले लिया है। सॉल्व करने से 200 आया है, 200 इंटू 0.8। अब ये क्वेश्चन में 20 के वी है, ये दोनों वोल्टेज में है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑन एच वी साइड 10 ओम है, तो हमको इम्पीडेंस ऑन एल वी साइड निकालना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जेड बेस निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको ओम्स में निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए पहले निकालेंगे, ए इज इक्वल टू N1 बाई इंटू ए निकल गया 10, ठीक है। तो जो जेड एल वी होगा, मतलब कि सेकेंडरी में निकालना है, तो सेकेंडरी में निकालना है तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कर देते हैं, तो ये निकल जाएगा 0.1। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि पर यूनिट में अगर हमको निकालना है, ठीक है। तो ये पर यूनिट एच वी और एल वी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो जेड बेस है, जेड बेस यहाँ पर कैसे निकालना है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के एस लेके किया है। तो ये था एच वी साइड का, तो एच वी साइड का ले लिया है 2000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से कितना निकलेगा इसका, तो यहाँ पर जो ये निकलेगा जेड बेस वो निकलेगा 200, ठीक है। इतना 200 निकलेगा। तो यहाँ पर क्या किया कि जो एक्चुअल था 10 डिवाइडेड बाय 200 करके वो निकाल दिया 1/20। अभी देखते हैं फॉल्ट एनालिसिस को, ठीक है। तो फॉल्ट एनालिसिस में एक सिमेट्रिकल होता है, एक अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि ऑल 3 फेजेस आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये LL ट्रिपल L होता है या फिर ट्रिपल LG होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ये क्या होता है, ये सिंगल LG होता है, ठीक है, LG होता है या LL होता है या डबल LG होता है, ठीक है। 3 फेज फॉल्ट जो होता है वो सबसे सीवियर रहता है, ठीक है। तो 3 फेज फॉल्ट इज़ मोस्ट सीवियर। If the fault occur on the generator terminal, then the single line ground fault is the most severe.
अगर जनरेटर पे अकर हो गया, ठीक है, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड इज़ मोस्ट सीवियर, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट। फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो एलजी फॉल्ट का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड सीवियर कहाँ पे होता है? जनरेटर के टर्मिनल पे होता है। अभी देखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। अ फॉल्ट इन्वॉल्विंग ऑल थ्री फेजेस इज कॉल्ड ए सिमेट्रिकल फेज, ठीक है। टू फाइंड द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर्स सिमेट्रिकल फॉल्ट इज़ यूज। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? सर्किट ब्रेकर का रेटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसेस टू फाइंड द फॉल्ट करंट क्या है? कन्वर्ट सिंगल लाइन डायग्राम इनटू पर यूनिट रिएक्टेंस, कन्वर्ट पर यूनिट रिएक्टेंस इन थेवेनिन इक्विवेलेंट एट पॉइंट एंड ज़ीरो पावर बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिंगल लाइन डायग्राम दिया हुआ है, इससे अभी हम लोग एक एक का ये निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस पावर लिया है 1000 MVA, बेस वोल्टेज 11 kV लिया है, ठीक है। अभी जनरेटर का 0.9 ले लिया है, फिर ट्रांसफार्मर T1 का इतना लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसमिशन लाइन का जो लिया है वो 5 ओम था, उसको उससे पहले उसका जेड बेस निकला है, फिर उसका जेड एक्सएल निकल गया। T2 का भी 0.125 निकलेगा और मोटर का 1.6, ठीक है। तो ऐसे इसका ये सिंगल लाइन डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फॉल्ट जहाँ आता है वहाँ से पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये V1 वोल्ट होगा, ठीक है। XTH का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? इनका सम और इसका जो ये है, ये दोनों पैरेलल में रहेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल में जो रहेगा XTH, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे और उससे हमारा फॉल्ट निकल जाएगा। VTH जो रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है, मोस्टली। उसके बाद फिर IF एम्पियर अगर हमको निकालना है तो वो क्या होगा कि IF पर यूनिट इंटू I बेस, ठीक है। उसके बाद जो फॉल्ट एम्पियर, फॉल्ट पावर या फॉल्ट लेवल होगा या फॉल्ट MVA, उसका वैल्यू क्या होगा? VTH इंटू IF, ठीक है। तो यही यहाँ से ले लिया है, ठीक है, या फिर 1/XTH। ये जो रहेगा ये पर यूनिट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है, इसमें फाइंड द करंट इन एम्पियर, ठीक है। फॉल्ट करंट हमको निकालना है यहाँ पे जो हो रहा है, तो 1/XTH करेंगे, ठीक है। तो ये 10% था तो 0.1 पर यूनिट होगा। IF इतना निकल जाएगा, ठीक है। उसके फिर हमको अगर ये निकालना है एक्चुअल करंट, जो फॉल्ट करंट होगा, I इज इक्वल टू S/√3 इंटू V करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है S इज इक्वल टू √3 VI होता है, ठीक है। तो ये निकलेगा इसका बेस वैल्यू और उसमें ये पर यूनिट वाला मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो इतना आंसर रहेगा। उसके बाद फाइंड द फॉल्ट करंट एंड फॉल्ट MVA, ठीक है। 2 है यहाँ पे 10% का, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसका IF निकालना, तो 1/1 का 1/x1 प्लस 1/x2 करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे पैरेलल में है। IF हमारा 20 निकल जाएगा, ठीक है। अब 20 में बेस करंट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेस जो रहेगा वो कितना रहेगा? यहाँ 100 MVA था, 100 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई √3 इंटू 10 का होल क्यूब, ठीक है। तो इतना निकल जाएगा। उसके बाद फिर फॉल्ट MVA इन पर यूनिट क्या होगा? VTH यहाँ पे क्या है? 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू IF पर यूनिट क्या था? 20 था, 20 मल्टीप्लाई कर दी इन पर यूनिट में, ये 20 पर यूनिट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर MVA में अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 20 इंटू S बेस हमको मल्टीप्लाई करना है जब हमको फॉल्ट MVA निकालना है, ठीक है। तो वो कितना था? यहाँ पे 100 MVA लिया हुआ था, तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको निकालना है फाइंड द फॉल्ट करंट इन पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको पहले तो सबको कॉमन बेस पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं कॉमन बेस और ये, ठीक है। तो XG न्यू पहले निकलेगा, वो रहेगा 0.1, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर का निकालना है हमको, पुराना था इसका 0.75, ठीक है। उसके बाद फिर जो न्यू MNA था वो 100 MVA ले लिए, 100 बाई डिवाइड बाई 50, ठीक है। उसके बाद फिर वोल्टेज बाय वोल्टेज, ठीक है, मतलब 111/11, तो वो लिख दिया है और ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का सम 1.5 प्लस 0.1, ये हो गया 5/8 पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 3 फेज फॉल्ट अगर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो हमको पहले कॉमन बेस ले लेते हैं इस जनरेटर का 200 और 10 kVA, ठीक है। तो पहले का तो 0.5 ही रहेगा, फिर XG1 का देखते हैं कितना निकलेगा। तो इसका पुराना था 0.1 इंटू 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 10/10, तो ये 0.2 होगा, ठीक है।
तो ये दोनों रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसका पैरेलल लेंगे, तो IF कितना हो गया यहाँ पे 25 पर यूनिट, ठीक है। तो 25 इंटू यहाँ पे क्या होगा S डिवाइडेड बाय √3 इंटू V, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने से हमको IF एम्पियर इतना मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो फॉल्ट एनालिसिस में वी कैन नॉट डायरेक्टली मेज़र फॉर अनसिमेट्रिकल, फॉर एनालिसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल द सीक्वेंस कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अनसिमेट्रिकल में हमको वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस चाहिए। फोर्टेस्क्यू थ्योरम फिर आता है, अकॉर्डिंग टू फोर्टेस्क्यू थ्योरम एनी अनबैलेंस सिस्टम ऑफ वोल्टेज करंट and any another sinusoidal quantity can be written in the sum of positive negative and zero sequence component which are balanced। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस होते हैं, ये जो होते हैं ये बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो VR VY और VB जो है ये अनबैलेंस्ड है, IR IB ये सब अनबैलेंस्ड करंट है, ठीक है। तो R जो है उसमें ये पहले ज़ीरो सीक्वेंस हो गया, प्लस ये पॉजिटिव सीक्वेंस, प्लस ये नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो ये वोल्टेज का हो गया, फिर ये करंट का हो जाएगा। मतलब कि एक एक जो फेज़ है उसको सीक्वेंस में जनरेट बता रहा है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस का है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सीक्वेंस ये बैलेंस्ड है, पर जो फेज़ वाले हैं वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अल्फ़ा जो है यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंगल 120, इसका वैल्यू कितना है, तो ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू कितना है, -1/2 प्लस J √3/2, ठीक है। उसके बाद फिर जो अल्फ़ा स्क्वायर है उसका है 1 एंगल 240 विच इज़ -1 - J √3/2, ठीक है। फिर अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। अल्फ़ा 4 का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा क्यूब डॉट अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ओनली। अल्फ़ा टू द पावर 5 का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा √3 एंगल 90 विच इज़ इक्वल टू J √3, ठीक है। अभी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में VR1 VY1 और VB1 होगा, ठीक है। ये होगा VR1 VY1 और VB1, ये एक फेस का रहता है, और ये 120 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ पे VR1 जो है वो रेफरेंस है, ठीक है। VY1 अल्फ़ा स्क्वायर VR1 है, मतलब कि यहाँ से देखेंगे तो 240, ठीक है। VB1 क्या है, अल्फ़ा इंटू VR1 है, ठीक है, क्योंकि वो एक 120 से आगे है। फिर नेगेटिव सीक्वेंस भी VRY भी कह रहा है, ऐसे ही करके है। ये जो था ये RBY है, ठीक है। ये RBY था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, ये जो है RYB है, ये ऐसे VR यहाँ पे रेफरेंस हो जाएगा। VY क्या है, अल्फ़ा VR, उसके बाद फिर VB जो है वो है अल्फ़ा स्क्वायर VR2, मतलब कि VR के कंपेयर में ये 240 डिग्री आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, VR0 VY0 VB0, ये ऐसे एक एक मतलब कोप्लेनर टाइप के हैं। तो ये VY VB ये सब जो है, ठीक है। तो RYB जो है इसका भी ऐसे करके ये मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली इजी रहेगा ये मैट्रिक्स से याद करना, ठीक है। यहाँ पे रहेगा RYB, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा 0 1 2, ठीक है। 1 1 1 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, तो ऐसे करके ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी से हम लोग फिर VR का ऐसा निकाल लेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। 0 1 + 2, ठीक है। फिर VY का क्या निकलेगा, VR0 अल्फ़ा स्क्वायर VR1 अल्फ़ा VR0, ठीक है, VR2 सॉरी, और फिर VB का भी ऐसे निकल जाएगा। सिमिलरली फिर I का भी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, IR0 का। बस यहाँ पे ये याद करना है RYB, ठीक है, और यहाँ पे 0 1 2, फिर 1 1 1 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको ये रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो VR0 1 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/3 कर देंगे, और ये जो था इसका ये हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, पर ये दोनों जो है ये स्वैप हो जाएगा, मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर वाला इधर आ जाएगा, अल्फ़ा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस का लिख रहे हैं, ठीक है, तो
1/3 बस यहाँ पे सामने आ जाएगा, ठीक है। बाकी 111 ये तो सेम रहेगा। अल्फ़ा स्क्वायर जो यहाँ से चालू होता था उसके जगह यहाँ से चालू होगा, इसका अपोजिट में भी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा, ऐसा बन जाएगा। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन अ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस विल फ्लो, ठीक है। बैलेंस में सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस रहता है। इन अ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम करंट थ्रू ईच फेज इज 10 एम्पियर। तो फाइंड अलग अलग सीक्वेंस हमको निकालना है, तो यही वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। 0 1 2 के लिए तो बैलेंस था तो हर इसमें 10 रहेगा, तो 10 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो बैलेंस्ड है तो IR 0 0 हो जाएगा, IR2 भी 0 हो जाएगा, नेगेटिव सीक्वेंस जो था ये भी 0 हो जाएगा। पर ओनली यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस हमको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि इफ़ द सिस्टम इज़ अनबैलेंस्ड देन ऑल पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स में भी प्रेजेंट, ठीक है। अनबैलेंस्ड होने से तीनों कंपोनेंट रहेंगे। फॉर द फ्लो ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट द कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इज इफेक्ट, और जीरो सीक्वेंस करंट ओनली फ्लो व्हेन द न्यूट्रल इज़ ग्राउंडेड। जब न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा, ठीक है, तभी सिर्फ वो ज़ीरो सीक्वेंस करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो IN की क्या वैल्यू रहता है इसका, IN इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IR0, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जब यहाँ न्यूट्रल ग्राउंडेड रहेगा तब, ठीक है। अभी ये इसको IN का फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3IR0 प्लस IR1 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस IR2 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अगर अनबैलेंस्ड करंट है थ्रू द न्यूट्रल 30 एम्पियर है तो IR0 क्या होगा। तो ये था अनबैलेंस करंट थ्रू द न्यूट्रल, जो कि है ज़ीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है। तो अनबैलेंस में ज़ीरो सीक्वेंस करंट ही न्यूट्रल से फ्लो करेगा, पता है हमको। तो 30/3 अगर हम लोग कर देंगे तो हमको ये क्या मिलेगा, हमारा IR0 निकालना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक्चुअली न्यूट्रल करंट फ्लो करेगा, अनबैलेंस्ड है तो ये कितना 10 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट कंडीशन ऑफ न्यूट्रल करंट विल नॉट अफेक्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट के लिए न्यूट्रल का कंडीशन जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 टाइप का ग्राउंडिंग होता है, एक अनग्राउंडेड जहाँ पे ग्राउंडिंग होगा, एक सॉलिडली ग्राउंडेड और एक है रिएक्टेंस ग्राउंडेड।